बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज की जो लेक्चर वीडियो वो रिलेटेड है कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। आज हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, और इसमें हम ये देखेंगे कि कार्बन 30 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और प्रोटॉन एनएमआर के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास वो है कार्बन 13 एनएमआर। कार्बन 13 एनएमआर, सबसे पहले तो अगर हम इंफॉर्मेशन देखें कि कार्बन 12 जो है, जो मोस्ट अबंडेंट से जो एलिमेंट है कार्बन का जो है, और वो जो एनएमआर इनएक्टिव है। कार्बन 12 इज एनएमआर इनएक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन 12 जो एनएमआर एक्टिव है, लेकिन आपके पास जो कार्बन 13 है इज एनएमआर एक्टिव एंड it has nuclear spin quantum number I is equal to 1/2, ठीक है। तो कार्बन जो 13 है, जो कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 13, वो जो है वो एक्टिव है, एनएमआर एक्टिव है। और इसके लिए हम कार्बन 13 के एनालिसिस के लिए कार्बन 13 NMR is studied by using Fourier transform NMR, ठीक है, या FT NMR जो है वो इसका हम यूज़ करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे वाई डू यूज़ FT NMR जो है वो कार्बन 13 के जो है वो स्टडी के लिए। अब कार्बन 13 की स्टडी से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। कार्बन 13 NMR gives information about non-equivalent carbon and also give information about methylene aromatic carbonyl groups in organic compound, ठीक है। तो कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स के बारे में पता चलता है, और इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं उससे भी हमें कार्बन 13 की इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। तो ये बेसिक्स हम कहते हैं कि ये एक इंट्रोडक्शन है कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम देखते हैं कार्बन 13 न्यूक्लियस के बारे में। कार्बन 13 न्यूक्लियस जो है वो जो है इसमें जो है जो उसका जो कार्बन 13 न्यूक्लियस जो है उसमें जो जो प्रॉपर्टीज़, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, क्या वो कार्बन 13 में भी क्या वही जो है वो जो है आप कहेंगे पॉइंट्स हैं और उसमें कुछ फ़र्क है। तो कार्बन 13 न्यूक्लियस को हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये बेसिक आप इंट्रोडक्शन के कार्बन 30 एनएमआर की जो है वो हम क्यों स्टडी करते हैं, तो वो उसकी जो हमें कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन स्केलेटन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कार्बन 13 न्यूक्लियस। अगर हम कार्बन 13 न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो है हमने बात की कि कार्बन 13 का जो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू हमारे पास वो क्या है, हाफ है, ठीक है। जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो कार्बन 13 का हमारे पास हाफ है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो कार्बन 13 NMR पीक
जो है इज 6000 टाइम्स जो है वीकर देन प्रोटॉन एनएमआर पीक्स। ठीक है, तो कार्बन 13 एनएमआर की जो पीक होती है वो 6000 टाइम जो है वो वीकर होती है एज कम्पेयर टू एनएमआर के। अब इसके पीछे रीजंस क्या है? सबसे पहले जो पॉइंट रीज़न है जो है कार्बन 13, ठीक है, कार्बन 13 की अगर हम बात करते हैं हैज़ लो अबंडेंस, ठीक, ऑफ 1.08% है। कार्बन 13 की जो अबंडेंस है वो कम है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन 13 का जो एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है, कार्बन 30 का जो एनएमआर स्पेक्ट्रम वो एक मॉलिक्यूल से हमें नहीं मिलता, बल्कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मौजूद कार्बन 13 जो है वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। कार्बन 13 एनएमआर peak is obtained by number of C13 containing molecules. Carbon 13 atoms are not present in a single organic molecule. ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि कार्बन 13 जो वो किसी खास, अगर हम कहते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल है तो बेंजीन के मॉलिक्यूल में सारे कार्बन 13 एलिमेंट्स होंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी अबंडेंस 1.08% है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन 13 हो सकता है। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन 13 के, हर मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन 13 जो है प्रेजेंट होगा, और उसमें जो है हम जो वो उससे हमें क्या मिलेगा, एक ओवरऑल जो है उन तमाम मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एक कार्बन 13 का एनएमआर सिग्नल पीक हमें मिलेगी। इस वजह से एक पॉइंट है कि इसका 6,000 टाइम्स जो है वो जो कार्बन 30 एनएमआर पीक जो है वो क्या होती है, वीकर होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एनएमआर। एक पॉइंट ये है। फिर उसके बाद जो है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, कार्बन 13 का जो मैग्नेटिक रेशियो की जो वैल्यू है वो एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एनएमआर क्या होती है, वो कम होती है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, द मैग्नेटिक गायरो value of carbon 13 is 67.28 रेडियंस पर टेस्ला। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोटॉन एनएमआर की वैल्यू होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है, 4 टाइम इस तरह कार्बन 13 मुकाबले में। इस वजह से जो मैग्नेटिक गायरो रेशियो की वजह से, इस वजह से क्या होता है कि द population distribution is low, therefore the sensitivity in NMR become decreased। ठीक है, अब क्योंकि मैग्नेटिक एरर रेशियो की वैल्यू कम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हम जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो वो जो मॉलिक्यूल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनर्जी लेवल्स के दरमियान, वो क्या होती है, वो कम होती है। इस वजह से सिग्नल भी क्या होता है, वीक होता है। इस वजह से सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, वो भी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं कि क्यों कार्बन 13 की जो पीक है वो 6000 टाइम्स क्या होती है, वो वीकर होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एनएमआर के। इसके अलावा और नेक्स्ट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। FT NMR is used to obtain C13 NMR peak by recording multiple scans
of NMR, ठीक है, to get valuable information, ठीक है। तो FT-NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म को इसलिए यूज़ किया जाता है कि मल्टीपल स्कैन्स ऑब्टेन किए जाते हैं और इससे आपके सिंगल कार्बन 13 NMR पीक हम हासिल करते हैं ताकि हमें वेरिएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। और हम जानते हैं कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जो है वो इट्स अ फंक्शन ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ स्कैन्स की इक्वल है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करेंगे। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इंक्रीज़ करने के लिए आप नंबर ऑफ स्कैन्स क्या करते हैं बढ़ाते हैं और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये पॉसिबल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्योंकि हम देखते हैं कि मैग्नेटिक गायरोक रेशियो की वैल्यू जो है वो कार्बन 13 के लिए एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन NMR कम होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से जो इन फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन NMR को प्रोटॉन को ऑब्टेन होती है वो फ्रीक्वेंसी जो कार्बन 30 को 4 टाइम्स क्या होती है वो कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि आप कहते हैं कि सिग्नल क्या होता है आपके पास वीक सिग्नल हमें मिलता है कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, the frequency resonance is 4 times lower in carbon 13 molecules as compared to proton NMR, ठीक है। क्या मतलब है, अगर हम एक फील्ड अप्लाई करते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास स्ट्रेंथ हम यूज़ करते हैं अबाउट 7.05 टेस्ला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो प्रोटॉन है प्रोटॉन NMR जो है और कार्बन 13 NMR प्रोटॉन NMR में इसकी जो फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है वो 300 मेगाहर्ट्ज़ मिलती है, जबकि कार्बन 13 में ये वैल्यू क्या होती है वो तकरीबन 4 टाइम्स क्या हो जाती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन 13 के अंदर जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो 4 टाइम्स क्या होती है वो कम होती है। और ये क्यों होती है, इसकी वजह ये कि ये एक तो मैग्नेटिक गायरोक रेशियो की वैल्यू कम है, दूसरी कार्बन 13 की जो नेचुरल अबंडेंस है वो क्या है वो कम है। तो ये था कार्बन 13 न्यूक्लियस के बारे में। अब हम देखते हैं कि कार्बन 13 में जिस तरह प्रोटॉन में जो है वो 0 से 12 जो है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, क्या कार्बन 13 में 0 से 200 ppm की केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ क्यों यूज़ होती हैं और 0 से 20 के दरमियान कौन-कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम जिनकी वैल्यूज़ लाई करती हैं। और वो क्या उन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जिस तरह प्रोटॉन NMR के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हमारे पास एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट है। क्या ये वैल्यूज़ भी कार्बन 13 की NMR पीक को चेंज करती है या नहीं करती? तो अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट, ठीक है। तो कार्बन 13 में आपके पास जो केमिकल शिफ्ट है वो भी आपके पास कितने हैं, ये अबाउट 0 टू 220 ppm है, ठीक है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो वो 0 से 200 ppm है। हम इसमें जो एक चार्ट मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लेता हूँ। इसमें चार्ट की जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, ठीक, ये 0 है आपके पास, ये 50 है आपके पास, ये 100 है, ये आपके पास 150 है और ये आपके पास क्या है 200 ppm, ठीक है। ये आपके पास ppm स्केल है, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ हैं। और इसमें जो आपके पास मुख्तलिफ जो है वो क्या बने हैं, रीजन्स बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले रीजन्स की वैल्यूज हैं आपके पास यहाँ से आप ये कहते हैं कि 8 टू 60 ppm जो है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लाई कर रहा हूँ आपके पास क्या है RCH2 और RCHR अल्केन ग्रुप्स हैं इसमें, ठीक। और आपके पास क्या है R3CH है, ठीक है। तो ये आपके पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स
विद नो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो ये जो रेंज है 8 to 60 ppm है, ये आपके पास हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ पे कोई आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है, और ये 0 से 50 ppm के दरमियान आपके पास 60 ppm के दरमियान लाई करी। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास, मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, 40 to 80 ppm। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, सेचुरेटेड कार्बन्स है आपके पास, और इसमें आपके पास विद इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स है। ठीक है, इसमें आपको जो शेयर किया हुआ है आपके पास, यानी कि कार्बन जो है वो अटैच है ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन अटैच है क्लोरीन एटम से, और कार्बन अटैच है ब्रोमीन एटम से। और ये जो वैल्यू है 40 to 80, और हम ये जानते हैं कि ये जो रीजन आपके पास है, ये क्या है, शील्डेड रीजन है, शील्डेड रीजन है। ठीक है, और आपके पास क्या है, डाउन फील्ड है। एक बात याद रखिए कि यहाँ पर भी जो रेफरेंस है हमारे पास, रेफरेंस TMSC यूज़ होता है। ठीक, टेट्रामिथाइल साइलेन, और इस पे कार्बन यूज़ होता है एज रेफरेंस, हाइड्रोजन जो है वो इन केस ऑफ प्रोटॉन NMR यूज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन आ रहा है, वो रीजन आपके पास आ रहा है उसमें 100 to 175 ppm, और इसमें आपके पास जो है कार्बन, आपके पास अनसेचुरेटेड कार्बन हैं, और डबल कार्बन, और इसमें आपके पास क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये है 100 to 175 ppm। तो इसका मतलब जो है हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन रोल है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, वो क्या करे, वो केमिकल शिफ्ट वैल्यू को क्या करे, चेंज कर दिए, और टुवर्ड्स डीशील्डिंग रीजन है। इसके बाद लास्ट वन है 150 to 220 ppm। ठीक है, और इसमें आपके पास जो है ये कार्बोनाइल कार्बन है, अमाइड एनहाइड्राइड्स, ठीक है, और एसिड एस्टर्स, और इसमें आपके पास क्या है, कार्बोनाइल है। ठीक है, इस रीजन में आपके पास कार्बोनाइल और एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं इसमें। तो इसमें अगर आप देखें 0 से 200 ppm, तो इसमें वो तमाम फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है, हाइब्रिडाइजेशन इम्पैक्ट है, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट है। तो ये केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ को क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है, जैसे जो चेंज, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या हो गया, ये बढ़ गया 0 से 200। इसका मतलब है कि तमाम कार्बन्स जो नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स होंगे, वो इस रेंज में अपनी पीक क्या करेंगे, शो करेंगे। तो एक रफ आपके साथ जो है वो डेटा केमिकल शिफ्ट वैल्यू का मैंने आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एक मॉलिक्यूल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ उसमें। अच्छा, इसमें जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है, जो ग्रुप्स हैं आपके पास, नेगेटिव ग्रुप हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि ये डायरेक्ट कार्बन 13 के साथ सिंगल बॉन्ड के डिस्टेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए इनकी जो इम्पैक्ट है शील्डिंग और डीशील्डिंग, ये भी क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। और इसमें आपके पास एक मॉलिक्यूल है हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड OH है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा है, ये आपके पास जो है एप्स डेल्टा है आपके पास, एप्सिलॉन है आपके पास, ओमेगा है। अगर आप इनकी वैल्यूज देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इसकी वैल्यू है 61.9 ppm, कार्बन बीटा कार्बन की वैल्यू है 32.8, और इसके बाद ये 25.8। अगर आप यहाँ देखें तो इस वैल्यू का इम्पैक्ट जो है वो क्या है, डी शील्डेड रीजन में की तरफ है, और यहाँ पे ये शील्डेड रीजन की तरफ आ रहा है। ठीक, ये डाउन फील्ड है आपके पास की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये क्या, अप फील्ड की तरफ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो इम्पैक्ट है, वो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो चेंज हो रहा है। ये 25.8, 32.61 ज़्यादा है यहाँ पर, और ये कम हो रहा है। इसी तरह आपके पास डेल्टा है 32.0,
और ये 22.8 और ये है 14.2। तो इस तरह हम कहते हैं कि कार्बन 30 एनएमआर के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो डिस्टेंस इम्पैक्ट जो है वो हमें यहाँ प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ वो है कि ये वही पॉइंट्स है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन and anisotropic effect collectively increase the value of या कहेंगे रेंज ऑफ केमिकल शिफ्ट इन कार्बन 13 एनएमआर। ठीक, तो अगर आप जिस तरह मैंने आपके साथ टेबल शेयर किया है तो इसमें डिफरेंट रीजन्स थे, तो हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन और जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आइसोटोपिक इफेक्ट जो है लाइक इन बेंजीन, ठीक है, या डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनमें क्या होता है ये ओवरऑल जो कार्बन 30 एनएमआर की जो रेंज है वो 0 से 220 ppm तक क्या करे वो इंक्रीज़ करे। तो इसमें हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन्स की पीक्स हैं उनको हासिल करना, उससे हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कार्बन स्केलेटन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और मॉलिक्यूल को जो है वो कंप्लीट आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल साबित होता है। कार्बन 13 एनएमआर जो है वो जब आप उसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेट करते हैं तो इससे हमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है मॉलिक्यूल के बारे में। तो ये था बेसिक कार्बन 30 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप से रिलेटेड। नेक्स्ट हम इसको फर्दर मज़ीद डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। आप इसको मज़ीद फर्दर बुक से भी स्टडी करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।